नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का खूब खूब स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो यूपीएससी के संदर्भ में देखा जाए तो बायोफ्यूल्स के रिलेटेड में। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है? बायोफ्यूल्स का मतलब होता है जैविक ईंधन। ये जो टॉपिक है जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ये टॉपिक को हम लोग कुल मिला के दो अलग अलग विषय के साथ कनेक्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक जो मुझे आपको बताना है वो है इकोनॉमी के संदर्भ में, कि बायोफ्यूल्स को हम लोग इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये जो है इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ में? विज्ञान मतलब के साइंस के साथ में, साइंस एंड टेक। फाइन, ये दोनों ही अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के कौन से पेपर में लागू होते हैं? आप कहोगे सर जीएस पेपर 3, मतलब कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। तो पहले इसे हम लोग जब इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि भारत में बायोफ्यूल्स का महत्व क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप बोलोगे सर सिक्योरिटी का मतलब तो ये नहीं होता कि हम लोग जो सीमाओं के ऊपर जो हम लोग सुरक्षा रखने की कोशिश करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज अगर अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखोगे तो सुरक्षा के दो मायने होते हैं। एक ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जो हम लोग देखते हैं वो क्या है कि जो ज़मीन पर हम लोग रहते हैं वो ज़मीन को सुरक्षित रखना है, मतलब कि सीमाओं की सुरक्षा, वो ज़मीन की सुरक्षा। बिल्कुल, इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में जो नया ट्रेंड जो चला है वो ट्रेंड ये है कि जो सुरक्षा के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग परंपरागत जो चीज़ें हैं वो तो ले ही रहे, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ शामिल करते हैं कि ज़मीन पर जो रहने वाले लोग जो है, ज़मीन पे रहने वाले जो लोग हैं उन लोग की सुरक्षा हम लोग किस तरह से रख सकते हैं। अब सुरक्षा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ज़मीन पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? आप कहोगे सर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण की सुरक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप वर्तमान में देखोगे, अभी फ़िलहाल अभी मैं देखो राम मंदिर को भी अगर आप कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि वैश्वीकरण के ऑपोजिट बराबर एक नया ट्रेंड चला है कि बहुत से लोग ऐसा है कि जो लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति जो है वो किसी तरह से कोई क्या कहा जाए एक इनसिक्योर स्टेट में है, एक असुरक्षित परिस्थिति में है, और दोबारा वो अपने कल्चर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा वो अपनी संस्कृति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये कल्चरल सिक्योरिटी भी इसमें आती है, शामिल होती है? यस, बिल्कुल यस, कल्चरल सिक्योरिटी भी इसमें शामिल होती है। तो हर वो चीज़ जो ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए मान्य रखती है या तो मायने रखती है, ठीक है, वो सभी की सभी चीज़ों को हम लोग किसमें शामिल करेंगे? सुरक्षा में ही शामिल करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड है इसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? एक होता है ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब परंपरागत तरीके से जो हमारी विचारधारा चली आ रही है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब कि अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो उस अभी वर्तमान में कौन सा नया ट्रेंड आ रहा है, कौन सा नया पैटर्न आ रहा है। तो उसमें पहले में क्या था? ज़मीन, और अभी क्या देखा जा रहा है? ज़मीन पर रहने वाले लोग। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो आते हम लोग कोर टॉपिक पे। ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक कंसेप्ट ये भी आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा उंदा ऑपोजिट जो है वो क्या है? उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन, मतलब कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये जो मुद्रास्फीति जो संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं वो संदर्भ क्या है? वो संदर्भ है सप्लाई साइड इश्यूज। सप्लाई साइड इश्यूज मतलब कि आपूर्ति पक्ष की तरफ से जो कारण जिम्मेदार होते हैं वो संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण जो जिम्मेदार है भारत के अंदर मुद्रास्फीति के लिए वो क्या है? वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वाई क्रूड ऑयल, क्यों हम लोग क्रूड ऑयल के संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्रूड ऑयल। तो पहले एक चीज समझ लीजिए कि जब भी हम लोग क्रूड ऑयल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? खनिज तेल। इसे और भी एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। जब भी हम लोग ये संदर्भ में बात करते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अधिकतर क्रूड ऑयल जो है वो भारत क्या करता है? वो भारत आयात करता है, मतलब कि इंपोर्ट करता है। कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो बहुत सारे देश है जो बेसिकली क्रूड ऑयल पैदा करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे तो भारत जो है, भारत अपना क्रूड ऑयल कहाँ से आयात करता है? फ्रॉम वेयर डज इंडिया इंपोर्ट्स इट क्रूड ऑयल? एनीवन?
तो आप देखोगे ज्योग्राफिकली भारत जो है वो खाड़ी देशों से ज़्यादा करीब है। तो खाड़ी देशों से ज़्यादा करीब है तो हम लोग अधिकतर जो हमारा क्रूड ऑयल जो है वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? आप कहोगे सर खाड़ी देशों में से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि मिडल वेस्ट, आप कहोगे सर मिडिल ईस्ट। वो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट है, क्यों? क्योंकि अमेरिका के पूर्व में आते हैं, लेकिन हमारे पश्चिम में आता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? मिडिल वेस्ट, या तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? गल्फ कंट्रीज। आते कोल टॉपिक पे, तो उन लोग के पास क्या है? उन लोग के पास अगर आप देखो तो कौन सी चीज़ सरप्लस है, मतलब कि अधिक है? आप कहोगे सर उन लोग के पास ये कुदरती संसाधन, कौन सा कुदरती संसाधन? खनिज तेल, क्रूड ऑयल, ये ज़्यादा अधिक है। तो वो लोग क्या करते हैं? इसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करेगा? आप कहोगे सर भारत जो है वो लेबर सरप्लस है। लेबर सरप्लस मतलब क्या होता है कि भारत में जो काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, इवन प्रोडक्टिव लेबर की हम लोग संदर्भ में बात करें, वो अधिक है। जब अधिक है तो भारत क्या करेगा? इसी को एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। वो क्या होता है कि वो लोग हमें जो एक्सपोर्ट करे वो एक प्रोडक्ट है, और हम लोग जो एक्सपोर्ट करें वो हमारे अभी संदर्भ में देखा जाए तो क्या है? लेबर। लेबर भी अपने मतलब इन द सेंस स्किल्ड लेबर, वो भी इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट हम लोग अभी कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट हमारे कोल टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्रूड ऑयल आप एक्सपोर्ट करो तो क्या खाली इन्हीं देशों से आप कर रहे हो? आंसर इज नो। अभी देखा जाए तो आपने सुना होगा कि पिछले 2 वर्षों में हम लोग रशिया में से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी प्रमाण बड़ा है, उसकी भी तादाद बड़ी है। तो रशिया भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। इसके अलावा और कौन से देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं? आप कहोगे से लैटिन अमेरिका के भी बहुत सारे देश एक्सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर एंगोला। चीन को जो सबसे ज़्यादा जो ऑयल आता है बराबर, उसमें से एक देश का नाम एंगोला भी है। अब ये बात हो रही है कि हम लोग वहाँ से इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले बहुत सारे देश हैं। अमेरिका भी आज देखा जाए तो एक समय पे ऑयल इंपोर्टर कंट्री था, मतलब कि ऑयल को आयात करने वाला देश था। आज देखा जाए तो ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, मतलब कि ऑयल को निर्यात करने वाला देश बन चुका है। तो खाड़ी देशों के अलावा बहुत सारे देश हैं, लेकिन जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब कि भौगोलिक तरीके से अगर आप देखो तो नज़दीकी के कारण हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम लोग कहाँ से आयात कर लेते हैं? आप कहोगे सर खाड़ी देशों में से आयात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग किसके ऊपर निर्भर करते हैं? आप कहोगे सर हम लोग खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये जो है इसे हम लोग सिक्योरिटी के संदर्भ में कैसे कनेक्ट करेंगे? एनीवन? इसे हम लोग सिक्योरिटी के संदर्भ में कैसे कनेक्ट करेंगे? इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी या तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आइडियली देखा है तो आर्थिक सुरक्षा में हम लोग इसे अभी कनेक्ट करेंगे। वित्तीय नहीं, अभी हम लोग आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में इसे डेप्थ पे ले जाते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट मतलब कि आयात करते हो, तो आप क्या करते हो? डिपेंडेंट बन जाते हो, आप उसके ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर हो जाते हो। अब ये जो है निर्भरता, इसने हम लोग को 2 वक्त पे, 2 समय पे, 2 अलग अलग परिस्थिति में इसे हमें रुलाया है। वो कौन सी 2 अलग अलग परिस्थिति है? पहली परिस्थिति जो है वो क्या है? वो 1975। आप कहोगे सर 1975 में तो इमरजेंसी लागू नहीं हुई थी। यस, लेकिन इंदिरा गांधी के समय पे जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसका एक कारण ये भी था कि 1973 के अंदर एक युद्ध हुआ था खाड़ी देशों के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं यौम किपुर वॉर। ये युद्ध जो है ये इजराइल और बाकी अरब देशों के बीच में हुआ था, उसके अड़ोस पड़ोस के अरब देशों के बीच में, अरब कंट्रीज। और इन देशों ने क्या कर दिया था उस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो ऑयल को एक्सपोर्ट करना, ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। ऑयल एक्सपोर्ट पे जब बैन लगा दिया था तो भारत में जाहिर सी बात है हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब उन लोग ने ऑयल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, या तो उस पर बैन लगा दिया, या तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हमारे यहाँ पे ऑयल आना बंद हो गया। तो ऑयल की कीमतें क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर फटाफट आगे बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऑयल की कीमतें बढ़ गई तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो आपको पता होगा कि भारत में कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ? राजकीय, ठीक है। इंस्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ? अस्थिरता। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा, एक हद से ज़्यादा अगर बढ़ गया था तो लोग क्या हो गए? रस्ते पे आ गए। और जब लोग रस्ते पे आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर हमें आगे जाके इमरजेंसी को लागू करना पड़ा। तो ये जो है ऑयल, क्रूड ऑयल को जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हो वो इमरजेंसी के लिए भी एक कारक जिम्मेदार था।
इसके अलावा भी बहुत सारे कारक थे। उसमें एक कारक ये भी था कि उत्तर भारत में क्या हुआ कि मानसून मतलब कि जो बरसात थी वो बरसात जो हमारे अनुमान के मुताबिक होनी चाहिए थी वो अनुमान के मुताबिक नहीं हो पाई थी, जिसके से आगे जाके इशू क्या हुआ, फेलियर ऑफ रेन्स, फूड सिक्योरिटी, बड़ा फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन की वजह से फिर आगे जाके जो परिस्थिति का निर्माण हुआ वो हम लोग आगे जाके परिस्थिति में देख सकते हैं, इमरजेंसी में देख सकते हैं। तो ये तो पहली एक बात हुई। दूसरा उदाहरण हम लोग देते हैं। वो दूसरा उदाहरण क्या था, वो था 1990। तो 1990 के अंदर क्या परिस्थिति खड़ी हुई, 1990 में हम लोग देखते हैं कि दोबारा खाड़ी देशों में युद्ध हो गया था 1990 के अंदर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ वॉर। गल्फ मतलब खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसमें क्या था कि पहले इराक ने कुवैत पे हमला किया, ठीक है, और फिर आगे जाके क्या हुआ कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया। ये घटना कब बनी, आप बोलोगे सर 1991 के अंदर। लेकिन उस वक्त यही परिस्थिति खड़ी हुई थी कि जब ऑयल जो था, ऑयल की जो कीमतें जो थी जब बढ़ गई तो आखिर परिस्थिति ये खड़ी हुई कि भारत के पास इतना बैलेंस था ही नहीं, इतना शेष था ही नहीं, इतना पैसा था ही नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, कि हम लोग उसका भुगतान कर सकें। जब विदेशी मुद्रा हमारे पास थी ही नहीं कि हम लोग इसका भुगतान कर सके, पेमेंट कर सके, तो आखिर में कौन सी परिस्थिति का निर्माण हुआ, पता है आपको? बिल्कुल पता है, क्या है, जिसे आज हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। इसके लिए भी एक कारण जो जिम्मेवार था वो कौन सा था, वो था क्रूड ऑयल की कीमतों का बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर। तो आते हम लोग अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर, आज के हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल का भाव बढ़ रहा है। आंसर इज यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, संपूर्ण तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक अभी हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पुरानी जो परिस्थिति और अभी वर्तमान की परिस्थिति को अगर आप तुलना करोगे तो पता चलेगा कि दोनों में बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। तो आज की परिस्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा, यस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, हूती लोगों ने भी हमला बोल दिया है। हूती के अलावा भी आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे दूसरे नए नए प्लेयर इस पर शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पे लेबनान जो है वो भी कुछ हद तक शामिल हो चुका है, सीरिया, इराक, ईरान, वो तो वैसे भी है ही। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है। तो न्यूज़ में क्या आया, करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि जिसमें ये बताया गया कि भारत की सरकार ने क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे, मतलब कि क्रूड ऑयल के क्रूड ऑयल नहीं, बायोफ्यूल्स, जैविक ईंधन, जीवाश्म ईंधन की बात नहीं कर रहा, फॉसिल फ्यूल की बात नहीं कर रहा, बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन के एक्सपोर्ट पे 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी ठोक दी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बायोफ्यूल कैसे आ गया, बात करें हम लोग क्रूड ऑयल के संदर्भ में, और यहाँ पे बायोफ्यूल कैसे न्यूज़ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि बायोफ्यूल जो है जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये भारत की सरकार उसे कौन से संदर्भ में देखती है, ये भारत की सरकार की अगर आप पर्सपेक्टिव की बात करें, ठीक है, अगर उन लोग की विचारधारा की बात करें तो वो लोग इसे किस तरह से देखते हैं, एज एन ऑल्टरनेट, एक विकल्प के तौर पे देखते हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। सरकार इसे कैसे देखती है कि जो हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर, जो खनिज तेल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करने के लिए हम लोग कौन सी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, आप कहोगे बायोफ्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आगे की परिस्थिति में हम लोग ने क्या चीज़ समझी कि अभी जो है भारत जो है जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो उसके विकल्प के तौर पे आज हम लोग कौन सी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। उस समय पे बायोफ्यूल जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो आज जब भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो आज हम लोग इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे वाली परिस्थिति को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग फाइट दे सके, या तो उसके सामने हम लोग अच्छी तरह से स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके, मतलब कि संतुलन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे जो चीज़ के संदर्भ में बात कर रहा था वो ये है कि बायोफ्यूल्स जो है, बायोफ्यूल्स के ऊपर भारत की सरकार ने क्या किया हुआ है, ये करंट अफेयर्स है, मेरे घर की बात नहीं कर रहा। करंट अफेयर्स में ये आया है कि भारत की सरकार ने बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट पे 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि सर ये अपने आप पे क्या हो गया, टैरिफ बैरियर हो गया। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है कि कभी भी सरकार को अगर
खुद की इंडस्ट्रीज़ को, अपने खुद के उद्योग या तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू उद्योग को अगर उस भारत की सरकार को सुरक्षित रखना है, अगर उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो भारत की सरकार क्या करती है कि बाहर से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर एक लगाम लगाने की कोशिश करती है। तो जब उनके ऊपर एक मर्यादा लगाने की कोशिश करती है तो तभी सरकार क्या करती है कि इसके ऊपर मतलब उन जो इंपोर्ट्स होते हैं या एक्सपोर्ट्स जो भी सरकार चाहे उसके ऊपर, वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एक अवरोध पैदा कर देती है। टैरिफ को हम लोग क्या कहेंगे, शुल्क, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे अगर हम लोग इसका अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, शुल्क अवरोध। आते हैं हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे। तो जब उसका जो स्वरूप जो होता है वो नंबर्स में होता है, नंबर मतलब आंकड़ों में होता है, जब उसका स्वरूप जो होता है वो पैसों के परिस्थिति संदर्भ में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका एमआरपी है, उदाहरण के तौर पे 1 लीटर जो है, 1 लीटर अगर आपका 100 है और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, सरकार ने बोला 50% अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना है तो आपको और क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये आपको और देना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसका जो हो जाएगा प्राइस जो हो जाएगा, कीमत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका सर 150 रुपया हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो बाहर से जो खरीदने वाला इंसान होगा, व्यक्ति जो होगा, वो सोचेगा कि नहीं, एक काम करते हैं, भारत के अलावा और कौन से देश है जो हमें बायोफ्यूल्स दे सकते हैं, और अगर वहाँ से उन्हें सस्ते दामों पे मिल जाता है, किफ़ायती कीमतों पे मिल जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे कि भारत की बायोफ्यूल्स की जगह पे वो लोग क्या करेंगे, दूसरे विकल्प के तौर पे दूसरे देशों से बायोफ्यूल्स इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब कि आयात कर लेंगे। तो यहाँ पे भारत की सरकार का मुख्य उद्देश्य एक पता चलता है कि उनका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो बायोफ्यूल्स मतलब कि जीवाश्म ईंधन जो पैदा कर रहे हैं या तो जो उत्पादन कर रहे हैं वो केवल भारत तक ही सीमित रहे और भारत के अंदर ही उपलब्ध हो, मतलब यहाँ पे उसकी कमी पैदा ना हो, यहाँ पे उसकी शॉर्टेज पैदा ना हो। इज दैट क्लियर? तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि बायोफ्यूल्स जो है, ये बायोफ्यूल्स जो भारत में हम लोग जो लागू कर रहे हैं या तो लागू करने वाले हैं या तो लागू जो कर चुके हैं, ये बायोफ्यूल्स जो है उस पर टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो ये जो है अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका कौन से टॉपिक से जुड़ जाएगा, आपका होगा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये जो बायोफ्यूल्स जो होते हैं इसके देखा जाए तो 4 अलग अलग पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और चौथा जो है वो है फोर्थ जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है, जीवाश्म ईंधन जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, ये किससे पैदा किए जाते हैं, ये उन पौधों में से पैदा किए जाते हैं या तो उन फसलों में से पैदा किए जाते हैं कि जिसमें स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा होता है। अब ये स्टार्च क्या होता है, कोई मुझे बताएगा आप में से? स्टार्च जो होता है, अगर आप इसे सड़ने देते हो तो आगे जाके इसमें एक परिस्थिति पैदा होती है जिसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो फिर किस में बदल जाता है, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, इथेनॉल में परिवर्तन इसका हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ों के अंदर स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा होता है उसका आप मुझे नाम बताइए। फॉर एग्जांपल बीट रूट, फॉर एग्जांपल शुगर केन, फॉर एग्जांपल कॉर्न, ठीक है, कॉर्न, ठीक है, अमेरिकन कॉर्न जो आप लोग खाते हो, मकाई, शुगर केन, कॉर्न, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एनीवन, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा हो, वीट, राइस, ठीक है, ये सब जो भी फसलें होती है, ठीक है, इवन डेट्स, खजूर, इसके अंदर भी स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसे आप किस में बदल सकते हो, इसका परिवर्तन आप किस में कर सकते हो, इथेनॉल के अंदर कर सकते हो, जो आगे जाके आप किस में मिक्स कर सकते हो, इसे आप किस में मिला सकते हो, आप कहोगे सर जीवाश्म ईंधन मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, मतलब कि आप मिला के उपयोग कर सकते हो। अब मेरा एक प्रश्न है, तो कौन सी चीज़ महंगी हो गई, फॉसिल फ्यूल के बायोफ्यूल? आप मुझे कोई बता सकता है बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये बायोफ्यूल्स, इसका हम लोग शुद्ध अगर हिंदी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैविक ईंधन। आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा सस्ती है? अभी देखा जाए तो मार्केट रेट्स के मुताबिक, बाजारू भाव के मुताबिक, बाजारू कीमतों के मुताबिक फॉसिल फ्यूल्स जो है मतलब कि जीवाश्म ईंधन जो है वो सस्ते हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन भी इजी है। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हद तक विकसित नहीं हुई है, इसलिए ये जो है जैविक ईंधन वो कंपैरेटिवली क्या है, वो उसके तुलनात्मक अगर आप देखोगे तो बाजारू कीमत के अंदर पता चलेगा कि ये महंगे आते हैं। अब महंगे तो आते ही है, लेकिन क्वालिटी के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो क्वालिटी के संदर्भ में क्या देखने को मिलता है
कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है गुणवत्ता के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो, मतलब कि क्वालिटी, तो पता चलता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जीवाश्म ईंधन, इसकी गुणवत्ता ज़्यादा सही है, ज़्यादा बेहतर है, जबकि इसकी जो गुणवत्ता है बायोफ्यूल्स की, जिसे हम लोग क्या कहेंगे जैविक ईंधन, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी गुणवत्ता कम है, लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कोर टॉपिक पे। क्यों, प्रश्न होता है क्यों? क्योंकि ये जो जीवाश्म ईंधन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जीवाश्म ईंधन जो है ये किसमें से बनाई जाती है? ऑर्गेनिक चीज़ों में से, जैविक चीज़ों में से बनाई जाती है। जब जैविक चीज़ों में से बनाई जाती है तो ये क्या होती है, फिर सड़ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपने जैविक ईंधन को आपके पेट्रोल की टंकी में डाला है और अगर आप 10 या 12 या 14 दिन के बाद अगर आप आपके घर पे दोबारा पलटते हो और आप अगर आपका व्हीकल मतलब कि आपका साधन दोबारा चालू करने का प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, तो शायद चालू नहीं भी हो। आपने क्या किया, पेट्रोल की टंकी खोली और ऐसा लगा कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, एक दुर्गंध आ रही है। जब दुर्गंध आ रही है तो जाहिर सी बात है प्रश्न खड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ सड़ रही है। जब सड़ेगी तो क्या हो जाएगा, जो ग्रीस होता है, ग्रीस की तरह बन जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको अलग से एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टेबलाइजर जो है ये आपको मिक्स करना होगा, ये आपको मिक्स करना होगा टू स्टॉप डिग्रेडेशन। इसकी गुणवत्ता जो खराब होती है उसे रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टेबलाइजर्स को मिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, ये अपनी परिस्थिति में रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो ये वाला जो फ्यूल है, ये वाला जो ईंधन है, ये क्या है, अगर ये जैविक है तो ये क्या है, ये अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, अजैविक हो चुका है। जब बना था शुरुआत में, जब बना था तो आप कहोगे सर तब वो जैविक था, ऑर्गेनिक था, लेकिन फिर समय के मुताबिक वो क्या हो गया, आखिर में अभी आप वर्तमान परिस्थिति में देखो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक, मतलब कि अजैविक आप कहोगे। ठीक है, ये है जैविक, ये है अजैविक, दिस इज ऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक। इसलिए यहाँ पे परिवर्तन इतना नहीं आता जितना इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो है जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है, फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सी फसल का उपयोग करते हैं, कौन से क्रॉप्स का उपयोग करते हैं, उन फसलों का उपयोग करते हैं जिसमें स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि यदि इसके अंदर स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा है तो फिर क्यों ना हम लोग एक काम करें, जितने भी गन्ने की जो किसान है, देखा जाए तो शुगर केन के फार्मर्स के अंदर एक बहुत कठिन परिस्थिति है, वो एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उन्हें मोटिवेट करें कि आप लोग एक काम करो, जो भी शुगर केन, जो भी गन्ना आप बनाते हो, उत्पादन करते हो, आप क्या करो, सारा सारा आप इन कंपनियों को दे दो कि जो जैविक ईंधन बनाते हैं, बायोफ्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर सबके सब किसान यही रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आखिर में फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि एक जो सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है, चुनौती जो हम लोग को आती है, वो चुनौती क्या है, वो चुनौती है कि अगर ये दिशा में हम लोग ज़्यादा अधिक चले गए, आगे चले गए, तो कल उठ के फूड सिक्योरिटी का भी मसला खड़ा हो सकता है, इसका मुद्दा खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आए, आके उन्होंने बताया कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है कि काम करते हैं, लेट अस गो फॉर सेकेंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। इसमें हम लोग फूड क्रॉप्स, मतलब कि खाद्य के अंदर जो फसल का उपयोग होता है, इसके बजाय हम लोग एक काम करें, विल गो फॉर नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब हम लोग कौन सी चीज़ों का उपयोग करें, उन फसलों का उपयोग करें जिसका उपयोग आप खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं करते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बाम्बू। क्यों बाम्बू? क्यों बाम्बू जो होता है वो जल्दी उगता है, जब जल्दी उगेगा तो जाहिर सी बात है आप उसका उपयोग कर पाओगे, हाँ उपयोग कर पाओगे, उन फसलों का उपयोग करेंगे। बात तो समझ में आ गई। तो खाद्य सुरक्षा का जो मामला था, उसकी जो चुनौती थी वो तो एक तरफ हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन फसलों में से जो आपको इथेनॉल का प्रमाण मिलना चाहिए,
जो वॉल्यूम मिलना चाहिए वो पहले की परिस्थिति की तुलना में क्या है, कम मिलता है। जब कम मिलता है तो दोबारा वही चैलेंज आई कि पहले की परिस्थिति में इथेनॉल आपको ज़्यादा मिलता है, जैविक ईंधन आपको अधिक मिलता है, लेकिन अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो जैविक ईंधन कम मिलता है। तो अगर मैं एक कंपनी लेके बैठा हूँ तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा करूँगा, मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेरित करेगी? आप कहोगे सर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, ना कि सेकेंड जनरेशन, पहली पीढ़ी ना कि दूसरी पीढ़ी। तो आते हम लोग यहाँ पे उन्हीं वैज्ञानिकों ने फिर आगे एक हमें सॉल्यूशन दिया। वो सॉल्यूशन क्या था कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग थर्ड जनरेशन पे स्विच कर लेते हैं। वो थर्ड जनरेशन क्या है? तो तीसरी पीढ़ी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हम लोग कौन सी चीज़ का ज़्यादा उपयोग कर रहे थे? आप कहोगे सर सेल्यूलोज एंड लिग्नोसेल्यूलोज। ये चीज़ों का प्रमाण जो है ये आपको आल्गी में भी मिलता है। आल्गी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लील। गुजराती मैंने लील कहा है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? शैवाल। प्रति इकाई पर यूनिट आपको कम मिलेगा, लेकिन इसका ग्रोथ जो होता है, ठीक है, इसका जो प्रमाण जो होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। बर्थ रेट इसका ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इसका बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आल्गी का विकास ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है, शैवाल का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या इसका उपयोग कर सकते हैं? कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं? जैविक ईंधन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये चीज़ जो है इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकाता हूँ, ठहर जाइए। यही चीज़ को आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले विषय में कुछ इस तरह से पढ़ा था, आल्गी ब्लूम। मतलब क्या होता है कि यदि कोई तालाब होता है, कोई झील होता है, को क्लोज वाटर बॉडी होता है, क्लोज मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ज़मीन से घिरा हुआ, ना कि ओपन वाटर बॉडी, समुद्र या दरिया की बात नहीं कर रहे, कोई झील या तालाब जैसा होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे तालाब के अंदर अगर शैवाल का अगर उत्पादन बढ़ जाता है, अगर उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे आगे जाके एक परिस्थिति का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि जैविक जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है, वो जब उसकी डिमांड बहुत अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषित होना, पानी का प्रदूषण। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है एक अलग से चुनौती आती है कि ये चीज़ जो आप जो है ये आप कहाँ पे करोगे? आप क्या ओपन वाटर बॉडी में करोगे या क्लोज वाटर बॉडी में करोगे? क्लोज मतलब चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है, बंद होगा। तो अगर आप क्लोज वाटर बॉडी में करोगे तो ये क्या होगा? पानी को प्रदूषित करेगा। लेकिन अगर ये आप ओपन वाटर बॉडी में करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने जो आपको चुनौती के बारे में बात की, वो चुनौती क्या है? आल्गी ब्लूम। ये आल्गी ब्लूम कहाँ पे, ये परिस्थिति का निर्माण कहाँ पे होता है? आप कहोगे सर क्लोज वाटर बॉडी, ओपन वाटर बॉडी में भी होता है, लेकिन क्लोज वाटर बॉडी में क्या करेगा कि मछलियों को मार डालेगा, मछलियों को जीवित नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होता है वो मर्यादित हो जाता है, और जब क्योंकि ऑक्सीजन मर्यादित हो जाता है तो भाई मछलियों को जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो आखिर में उन लोग की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उन लोग की डेथ हो जाती है। आते हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे। अब इसका भी सॉल्यूशन क्या है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट अब आए और ये कहते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, विल गो फॉर 4th जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, चौथी जनरेशन। तो चौथी पीढ़ी क्या है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इसे हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे? क्या इसे हम लोग रण मैदान में बनाएंगे? मरुस्थल में अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है पानी तो उपलब्ध होगा नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी जो है, वो अभी तक इतनी तक विकसित नहीं हुई है या इतनी तक मैच्योर नहीं हुई है। तो इसके बारे में अभी हम लोग इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर कौन सी 3 टेक्नोलॉजी को हम लोग अपना सकते हैं? आप कहोगे सर फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। कौन सी चीज़? खाद्य फसलों का जो हम लोग उपयोग करते हैं, वह फसलों का उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो? सेकंड जनरेशन, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? पंजाब में। आपने सुना होगा कि पंजाब में जो किसान होते हैं वो गेहूं और चावल की खेती करने के बाद, फसल काटने के बाद क्या करते हैं? उसे जला डालते हैं। आप उन फसलों को काटने के बाद बाकी जो बची चीज़ें होती है उसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हो, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पे कर सकते हो, जैविक ईंधन की दूसरी पीढ़ी में आप कर सकते हो। और अगर आप तमिलनाडु जैसी जगह पे रहते हो, साउथ इंडिया में अगर आप रहते हो, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का वातावरण जो है वो इससे ज़्यादा सिंक पे चलता है, मतलब कंफर्टेबल है, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे आप आल्गी का भी उपयोग कर सकते हो। क्योंकि तमिलनाडु के पास समुद्र का किनारा भी है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास समुद्र का किनारा है वहाँ पे आप आल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स का भी उपयोग कर सकते हो, वहाँ पे उसका उत्पादन आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो।
ठीक है। तो ये मैंने आपको साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बताया, उसके आगे जो मैंने आपको बताया तो वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बताया, और कुछ हद तक मैंने आपको देखा जाए तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी आपको टॉपिक समझाने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप लोगों को मुझे मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी। यदि आपको लगता है कि हाँ इससे सर हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिली है, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो शायद हमें पहला पता नहीं थी, तो आप एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी कमेंट जो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। धन्यवाद।